Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is MCQ series for modern history. इससे पहले हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 के MCQs किए. जिस भी बच्चे ने वो नहीं देखे हैं वो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है मॉडर्न हिस्ट्री MCQs का, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं. तो आज का जो MCQ सीरीज़ है वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, उसका जिसको हम द फ्रीडम स्ट्रगल टिल 1905 इसमें आता है. तो आई विल रीड द क्वेश्चन एंड 4 ऑप्शंस. आप जो है सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए. तो देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. विच अमंग द फॉलोइंग वर फैक्टर्स फॉर ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म. मॉडर्न नेशनलिज्म को ग्रो करने के लिए कौन से फैक्टर्स थे उस टाइम पे अवेलेबल. Options are an understanding of contradiction between Indian and colonial interest, Western thought and education, role of press and literature, benevolent nature of British government. Choose the correct option. क्या रीज़न बना, कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मॉडर्न नेशनलिज्म ग्रो हुआ. पहला ऑप्शन सही है. क्यों? क्योंकि जब समझ आई लीडर्स को कि इंडियन और कॉलोनियल इंटरेस्ट जो है, जो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट और इंडियन इंटरेस्ट है वो अलग अलग है, राइट. तो ये एक रीज़न था. दूसरा, जब वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन यहाँ पे स्प्रेड हुआ उससे लोगों को समझ आया डेमोक्रेसी क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है. तो ये भी सही है. रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, बिल्कुल जब न्यूज़पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा उनका पेनिट्रेशन हुआ और उनमें जो लिखते थे फिर लोगों ने वो डिस्कस करना स्टार्ट किया, या लिटरेचर से भी जो है ये भी फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मॉडर्न नेशनलिज्म ग्रो हुआ. एंड ऑप्शन A, B, C आर द राइट आंसर. लेकिन जो डी है बेनिवोलेंट नेचर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए अच्छी थी, इंडियंस के लिए नहीं थी. सो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, A, B एंड C. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. इनमें से आप देख लीजिए सही जो है स्टेटमेंट कौन सा है. द मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया रोज ड्यूरिंग दिस पीरियड. जो मिडिल क्लास पीपल थे, इवन वो एजुकेटेड थे ज़्यादातर, क्या वो इस पीरियड में जो अप टू 1905 जो पीरियड है उसमें ग्रो हुए. हिस्टोरिकल रिसर्चर्स ट्राई टू पोर्ट्रे गुड फ्रॉम इंडियाज़ पास्ट. क्या जो हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरिकल रिसर्चर्स थे, क्या उन्होंने इंडियन पास्ट का जो है ग्लोरियस पास्ट दिखाया. तो इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. ओनली A, ओनली B, A, B, नन. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. क्योंकि जो 1905 तक पीरियड था इसमें ज़्यादातर जो है मिडिल क्लास जो है इंटेलिजेंशिया वो ग्रो हुआ, ये एजुकेटेड क्लास था. और हिस्टोरियंस जितने भी थे ना, जैसे उसमें कुछ यूरोपियंस भी आते हैं, कुछ इंडियंस भी आते हैं, जैसे R.P. दत्त है, विवेकानंदा है. उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को दिखाया. उससे क्या हुआ, इंडियंस में सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आया, सेल्फ रेस्पेक्ट वापस आया, कॉन्फिडेंस वापस आया, जिसकी वजह से जो है वो अपने कल्चर पे प्राउड करना स्टार्ट किए. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. गवर्नमेंट पॉलिसीज विच इवोक्ड रिएक्शंस बिफोर 1905 वर. ऐसी कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी जो 1905 से पहले आई और जिसको इंडियंस ने क्या किया, इंडियंस ने जिसको बहुत रिएक्ट किया, क्योंकि वो ऐसी पॉलिसीज़ थी जो बहुत ख़तरनाक थी और इंडिया के लिए बहुत ही नुकसानदेह थी. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रिडक्शन ऑफ ICS एज लिमिट टू 19 ईयर्स 1876 में जो आया. यहाँ पे मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स बताती चलूँ, ये लॉर्ड लीटन ने लाया. जो लॉर्ड लीटन था उसने ये लाया. उसने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो था उसके लिए जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स था, वो कम करके 19 ईयर्स रखा मैक्सिमम एज लिमिट. तो ये एक बहुत ही डिट्रीमेंटल स्टेप था, तो इसके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ गई. ये सही है. ग्रैंड दरबार ऑफ दिल्ली 1877, ये भी लीटन के टाइम हुआ. ये भी सही है. क्यों? क्योंकि लीटन ने क्या किया, ग्रेट दरबार लगाया दिल्ली में जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए. लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे फेमाइन चल रहा था और फेमाइन की वजह से बहुत सारे लोग खाना ना होने की वजह से मर गए थे. तो इसके खिलाफ भी बहुत रिएक्शन आ गई. ये भी सही है. वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये भी लीटन ने ही लाया. और इसमें क्या करते थे, जो लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स थे, जो इंडियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स थे, उन पे बैन करते थे, इनको रेस्ट्रिक्ट करते थे एक्सेप्ट द इंग्लिश न्यूज़पेपर्स. तो ये भी लीटन ने लाया. तो इसके खिलाफ भी जो है इसके खिलाफ भी ये रिएक्शन दिखाई इंडियंस ने. उसके बाद आर्म्स एक्ट 1878, ये भी लीटन ने ही लाया. और
ये चारों जो एक्ट्स थे ये रिएक्शनरी, ये जो है रिएक्शन आ गई इसमें और इंडियंस की, और ये चारों जो है इंडियंस की फ्रीडम को कर्ब करने के लिए थे। तो यस, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इल्बर्ट बिल वॉज ब्रॉट अप बाय, इल्बर्ट बिल किसने लाई थी? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बॉर्लो, लॉर्ड कैनिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और इल्बर्ट बिल लाई थी किसने? इल्बर्ट बिल लाई थी लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल लाई थी। बेसिकली इल्बर्ट बिल क्या बोलती थी, ओरिजिनल इल्बर्ट बिल जो थी वो बोलती थी कि अगर यूरोपियन होगा या इंडियन होगा, दोनों को कोई भी जज उनका केस सुन सकता है, चाहे जज इंडियन हो चाहे जज यूरोपियन हो। तो यूरोपियंस इसके खिलाफ हो गए, उन्होंने बोला कि नहीं, इंडियन जजेस इतने भी क्वालिफाइड नहीं है कि वो हमारा केस देखें, और उन्हें शोर मचाया, उन्हें बोला कि नहीं, इसको चेंज करो आप, यूरोपियन सिटीजन्स को सिर्फ यूरोपियन जज देख सकता है उनका केस, राइट। तो फिर अल्टीमेटली लॉर्ड रिपन पे इतना प्रेशर आ गया तो उस इल्बर्ट बिल को चेंज उसने किया। So option 2 is the right answer. In 1851, Bengal British Indian Society and Landholders Society merged to form. ये दो सोसाइटीज़ मिल गई थी, ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले ये बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशंस, फिर ये मर्ज हो गई, ये दो, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये 1851 में मर्ज हो गई। और मर्ज होकर इनने क्या बनाया? द बांगा भाषा प्रशासिका सभा, द जमींदारी एसोसिएशन, द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इनने बिया बनाया, बिया याद रख लेना, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने बनाई बिया, राइट। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो दादा भाई नेहरू जी ने बनाई। जमींदारी एसोसिएशन को ही हम लैंड होल्डर सोसाइटी बोलते हैं। और बांगा भाषा प्रशासिका सभा जो है वो 1836 में बनी थी, जो कि एसोसिएट्स ऑफ राजा राममोहन राय के बंगाल में बनाई थी। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फॉर्मड इन, याद रख लेना, कहाँ बनी थी? 1866 इन लंदन बाय, किसने बनाई थी? मैंने आपको अभी बोला, बिया एंड इया है ना, ये इया जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसको लंदन में बनाया गया था 1866 में। फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, दादा भाई नेहरू जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको दादा भाई नेहरू जी ने बनाया था, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, 1866 में लंदन में। फाइंड द करेक्ट आंसर, इनमें से सही कौन सा है? आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी फाउंडेड इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इट वाज फॉर्मड इन ईयर 1876। इनमें से कौन सा सही है? शाबाश। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता बनाया, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसको बोलते थे, बिल्कुल सही है। इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले इसके 2 सेशंस हुए थे, 1883 में और 1885 में। इट वॉज फॉर्मड इन द ईयर 1876, ये भी सही है। सो बोथ ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पूना सार्वजनिक सभा वॉज फॉर्मड इन द ईयर, पूना सार्वजनिक सभा कब बना था? 1865, 1866, 1867, 1868, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ये बना था ऑप्शन 3, 1867 में पूना सार्वजनिक सभा। हु फाउंडेड द बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यहाँ से आते और यूजुअली ये गलत हो जाते हैं, थोड़े से ड्राई है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसने बनाई? त्याब जी, पी मेहता, केटी कलांग, चूज द राइट आंसर एंड ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों ने जो है फाउंड की थी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बदरुद्दीन त्याब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी कलांग जो है उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई थी। हु फाउंडेड द मद्रास महाजन सभा? एम वेंकटाचार्य, बी सुब्रमण्य अय्यर, पी आनंद चालू, ऑल ऑफ द अबव, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मद्रास महाजन सभा किसने बनाई? एंड ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों ने मद्रास महाजन सभा बनाई थी। मद्रास महाजन सभा 1884 में बनी थी, और जो ये है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये 1885 में बनी थी, राइट। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये जो 3 सेशंस है ना, इनका प्रेसिडेंट कौन था? इनको कौन प्रेजाइड करा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशंस को? लाहौर सेशन 1893, कलकत्ता सेशन 1886, कलकत्ता सेशन 1906, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक बंदा है जो 3 बार प्रेसिडेंट बना है, दैट इज ऑप्शन देखो आप यहाँ पे, दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, अल्फ्रेड वेब, जॉर्ज यूले। ये जो दादा भाई नेहरू जी है ना, ये 3 बार प्रेसिडेंट रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और कलकत्ता सेशन जो 1906 में मैंने आपको बार बार पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि उस
टाइम एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रही थी, और जैसे ये दो लाहौर और कलकत्ता सेशन 1886 भी, इन तीनों सेशंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन प्रेजाइड कर रहा था? दादा भाई नेहरू जी प्रेजाइड कर रहे थे, और 3 दफ़ा ये प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इन द ईयर ऑफ 1885 इन चेन्नई। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड 2 सेशंस प्रिल्यूड टू द कांग्रेस सेशन इन 1883 एंड 1885। देखो पहला क्या है, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इन ईयर ऑफ 1885, ये तो सही है, इन चेन्नई, ये गलत है। पहला जो सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो 1885 दिसंबर 1885 में हुआ, लेकिन वो बॉम्बे में हुआ, सर तेजपाल गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में हुआ था बॉम्बे में। तो इसका मतलब ये गलत है स्टेटमेंट। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने बोला था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता को हम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाई। दे हेल्ड 2 सेशंस, हाँ सच में उन्होंने 2 सेशंस हेल्ड किए थे। प्रिलूड मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, हाँ बिल्कुल किए थे। एक किया था 1883 में, दूसरा 1885 में, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। सो चूज अ करेक्ट ऑप्शन, ओनली बी इज द राइट आंसर, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेजाइडेड बाय डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या ये सही है? बिल्कुल। पहला सेशन जो हुआ था 72 डेलीगेट्स के साथ हुआ था, बम्बई में हुआ था, 18 दिसंबर 1885 में हुआ था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने प्रेजाइड किया था। इट वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स, बिल्कुल ये भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा, इसमें तीसरा स्टेटमेंट भी है। ए.ओ. ह्यूम ऑर्गेनाइज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन। क्या ए.ओ. ह्यूम ने फर्स्ट कांग्रेस सेशन ऑर्गेनाइज किया? बिल्कुल ये सही है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ए बी सी। क्यों? क्योंकि ए.ओ. ह्यूम जो है ना, इसकी वजह से ही इस इंडियंस को बनाने दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ए.ओ. ह्यूम कौन था? ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई है, JKS वाला बैच जो हमारा चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें ये बार बार रिपीट की है। अगर किसी बच्चे को जुड़ना है KS वाले बैच में, वो जाके WS अकेडमी की ऐप जो है उसको डाउनलोड करके फिर गूगल स्टोर से डाउनलोड करें और फिर वहाँ पे जाके रजिस्टर करें। द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन 1890 वाज। पहली खातून ग्रेजुएट कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो कि 1890 में जो ग्रेजुएट हुई वो कौन थी? कदम्बिनी गांगुली, प्रतिलिदा वडेडर, बीना दास, विजया लक्ष्मी पंडित। चूज अ करेक्ट ऑप्शन, और वो थी कदम्बिनी गांगुली। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली जो कदम्बिनी गांगुली है ना, इसने ये किया, इसने एड्रेस किया, शी एड्रेस्ड द कांग्रेस सेशन को इसने एड्रेस किया, कदम्बिनी गांगुली ने। 1885 to 1905 नेशनलिस्ट आर नोन एज। जो इस पीरियड में नेशनलिस्ट थे ना, 1885 जब कांग्रेस बनी टू 1905, मैंने आपको ये बार बार पढ़ाया है KS वाले बैच में, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं क्या? मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स, रेवोल्यूशनरीज, गांधीन्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन, उनको हम मॉडरेट्स बोलते हैं। 1885 से लेकर 1905 तक मॉडरेट एरा था। अनदर क्वेश्चन, who among the below gave the economic critique of British imperialism? इनमें से किसने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का इकोनॉमिक क्रिटिक दिया, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया? R.P. दत्त, दिनशा वाचा, दादाभाई नेहरू, ऑल ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो चारों है, ये जो तीनों है, R.P. दत्त, D.E. वाचा एंड दादाभाई नेहरू जी, ये मॉडरेट लीडर्स थे, और इनने क्या किया? इनने क्रिटिक किया जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इंडिया गवर्नमेंट थी उनकी। और इन्होंने एक स्पेशली दादाभाई नेहरू जी ने एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं ड्रेन थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, सबने पढ़ा होगा, राइट? तो मैंने आपको ये सारा पढ़ाया है मॉडर्न हिस्ट्री में। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक तो हो गया इंपीरियल, दूसरा हो गया प्रोविंशियल। इंपीरियल होता था सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे, प्रोविंशियल होता था स्टेट लेवल पे। उस टाइम स्टेट्स को प्रोविंसेस बोलते थे। अब देखो आप कैसे समझोगे, कभी कभी कंफ्यूज होता है। इंपीरियल क्या हो गया? यूनियन लेवल पे। लेजिस्लेटिव क्या हो गया? जो लॉ बनाएगा। और काउंसिल आपको पता ही, पहले तो पार्लियामेंट नहीं था तो काउंसिल्स ही हुआ करते थे। बेसिकली पहले हमारे पास सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था, वो दोनों काम करते थे। लेकिन फिर 1861 में क्या हुआ? 1861 में लॉ बनाने का काम अलग दिया एक काउंसिल को, और एग्जीक्यूट करने का काम अलग से एक काउंसिल रखा गया। तो फिर 1861 में क्या बनाया गया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। तो सॉर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई गई, क्योंकि ये एक काउंसिल रखा गया लॉ बनाने के लिए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेवल पे जो ऐसा काउंसिल जो लॉ बनाएगा। फिर दूसरा था इंपीरियल जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राइट, या वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये किस ईयर में बना? 1861 में। बाकी एक एक्ट आया था, इसी के थ्रू बना। और भी कुछ उसके प्रोविजन थे, जैसे कि पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया, फिर डिफरेंट मिनिस्टर्स को या डिफरेंट गवर्नर्स को डिफरेंट पोर्टफोलियोज दिए गए।
इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 अलाउड, इंडियन काउंसिल एक्ट जो मॉडरेट्स ने डिमांड की थी, बहुत ज़्यादा डिमांड की थी, फिर उसके बेसिस पे 1892 में एक एक्ट लाया गया, उसको हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 बोलते हैं। तो उसने क्या क्या इनको अलाउ किया? बजट कुड बी डिस्कस्ड बट नॉट वोटेड अपॉन, क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड, ऑफिशियल्स रिटेन देयर मेजॉरिटी, अलाउड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड वाइड डिस्कशंस on the answers. Choose the correct option. A and D, B and C, all of the above A, B, C. देखो, बजट कुड भी डिस्कस बट नॉट वोट अप। हाँ, इसने अलो किया कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वोट करने का हक इसने नहीं दिया। वोट करने का हक हमारा 1909 वाले एक्ट ने दिया। तो दिस स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड, हाँ इसने अलो किया, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं आंसर से, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। तो 1909 एक्ट ने फिर सप्लीमेंट्री वाला दिया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ऑफिशियल्स रिटेन देयर मेजॉरिटी, ये भी सही है, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफिशियल ही थे। तो अलाउड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, वाइड डिस्कशंस ऑन द आंसर्स, ये वाला ये स्टेटमेंट है ना, ये 1909 वाले एक्ट ने फिर दिया, ठीक है। तो और इसी वजह से इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो लीडर जो नेशनलिस्ट थे ना, वो दे वर नॉट सेटिस्फाइड बाय 1892 एक्ट, इसी रीज़न की वजह से भी एक्सट्रीमिस्ट्स फिर आ गए फ्रंट पे। तो ऑप्शन ए बी सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, राइट। राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस, सर सईद अहमद ऑर्गेनाइजर। राजा शिव प्रसाद सिंह जो थे बनारस के, और सर सईद अहमद खान जो थे, उनने एक एसोसिएशन बनाई थी जिसके खिलाफ बहुत सारे इंडियंस हो गए थे। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक सभा, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ऑल इंडिया पैट्रियोटिक सभा, ऑल इंडिया यूनाइटेड पैट्रियोटिक सभा। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन उन्होंने बनाई थी। और ये अपने लोगों को बोलते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रहो और ब्रिटिशर्स का साथ दो। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश, ये प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहला कौन सा था जो ब्रिटिश ऑरिजिन का था इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट? ए ह्यूम, एल्फ्रेड वेब, डी वचा, जॉर्ज यूल। बेसिकली ये था जॉर्ज यूल, प्रिजाइड इसने किया था, ये पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंट था। ए होम ने प्रिजाइड नहीं किया था, लेकिन इसकी वजह से ही बनी थी, फाउंड हुई थी नेशनल कांग्रेस। Who was the viceroy from 1899 to 1905? Choose the correct option. Ripon, Dufferin, Curzon, Minto II. Basically, Lord Ripon 1880 से लेके 84 तक थे। इल्बर्ट बिल्बी ने 1882 में लाई थी। डुफरिन जो थे ना, वो थे जब कांग्रेस बनी थी 1885 में। रिपन के बाद फिर डुफरिन आए थे। और कर्जन जो थे, ये इस पीरियड में थे, 1899 से लेके 1905 तक कर्जन थे। क्योंकि आपने देखा, मैंने आपको पढ़ाए हैं बहुत सारे एक्ट, जैसे कि ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो भी किसने लाया था? वो कर्जन ने लाया था। और 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन को अनाउंस किया गया था, और वो भी कर्जन के टाइम पे ही हुआ था पार्टीशन। तो यस, इस पीरियड में लॉर्ड कर्जन जो थे वाइसराय थे, इस गवर्नर जनरल थे इंडिया के, राइट। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स वर स्टार्टेड बाय, शिवाजी और गणपति फेस्टिवल्स लोगों को जो है एंथ्यूज करने के लिए किसने स्टार्ट किए थे? किसने बोलना स्टार्ट किया था इसके बारे में? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। चूज द करेक्ट ऑप्शन। और बहुत ही मशहूर है ये बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था, एक्सट्रीमिस्ट था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जो थे ना, वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, मैंने आपको पढ़ाया है ये। और बाल गंगाधर तिलक ने ही शिवाजी फेस्टिवल्स और गणपति फेस्टिवल्स में जाके या उनके बारे में बोल के लोगों को जो है अपनी तरफ बुलाया था, और उनको जो बोला कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ आप भी साथ दो हमारा। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन कैम इन, जो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच आया ना एजुकेशन पे, ये एजुकेशन वाले चैप्टर में आता है, वो कब आया था? 1854, 1855, 1852, 1856। चूज द करेक्ट ऑप्शन। और वो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, वो आया था 1854 में, राइट, 1854 में आया था। द चार्टर एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट केम इन, आप देखिए चार्टर एक्ट किस साल में आए थे? 1793, 1813, 1833, 1853, ऑल ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन सारे ईयर्स में जो है चार्टर एक्ट आए थे। हम पढ़ेंगे, हमें 1773 से लेके 1947 तक डिफरेंट एक्ट्स पढ़ने हैं। ये पॉलिटी में भी आती हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आती हैं, तो मैं आपको एक कंबाइन एक साथ ही पढ़ाऊंगी और इन डिटेल ही पढ़ाऊंगी। तो इन सारे ईयर्स में जो है चार्टर एक्ट आए हैं, जैसे कि 1853 में बोला गया था कि ओपन कंपटीशन रखो इंडियन सिविल सर्विस के लिए। 1833 में जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। 1813 में जो है
ये मिशनरीज़ को अलाउ किया गया था, ट्रेड मोनोपोली ख़त्म की गई थी एक्सेप्ट टी एंड एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना। बाकी 1793 में कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई थी प्रीवियस आचार एक्ट्स की। तो बाकी सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बार बार पढ़ाई है केएस वाले बैच में, और इंशाल्लाह इसके बाद वाला जो चैप्टर है कल आपको फिर से उसके एमसीक्यूज़ मिलेंगे, और जितना भी हम अंदर बैच में करेंगे उसके एमसीक्यूज़ हम आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे कराएंगे। बाकी इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर बैच, उसके लिए आपको गूगल स्टोर से WS Academy की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहाँ पे जाके फिर रजिस्टर करना पड़ेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ़ यू वांट टू suggest anything, or if you want to give a review for this lecture, you can write that in the comment section. Take very good care of yourself.